हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर फेडरलिज्म का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है वो कैसे चलती है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा भारत है उसके अंदर जो फेडरलिज्म है बहुत ही सक्सेस रही है, और इसका सिर्फ कारण हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको ना देकर उन्होंने भी किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिसी है इंडिया की या कंट्री की, उसको भी हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि यहाँ उन्होंने इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया है। अब यहाँ पे जो दिस इंश्योर डेट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर्स फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडिया इन आवर कंट्री। अगर हम देखें जो फेडरलिज्म है उसकी जो स्पिरिट है, यानी कि जो भावना है, जो और जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और हर एक का हमने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। दूसरा, जो हमने एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर यानी कि एक साथ रहने की जो हमारी डिज़ायर्स हैं उसको भी हमने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि जो आइडिया है उसको यहाँ पर फुलफिल किया है, यानी कि उसको पूरा करने का कोशिश किया है। अब हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो यहाँ पर क्या हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये काम किस टाइप से आसान हो पाया है। तो पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि भाषा के आधार पर स्टेट्स। अब देखो ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट था हमारा, जो एक ये टास्क था कि सभी जो स्टेट्स हैं उनको इकट्ठा करना, तो ये बहुत बड़ा टास्क था, ये कठिन था हमारे लिए। लेकिन जो 1947 है उससे लेकर और 2013 तक जो हमारा टाइम पीरियड रहा है, यानी कि जो ये जो हमारा टाइम पीरियड था इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, आप कोई भी पॉलिटिकल मैप उठा के देख लीजिए। अभी आप देखो जैसे किस्म के अंदर छत्तीसगढ़ है और एक ही है, जैसे छत्तीसगढ़ एक ही है लेकिन इसके अंदर से झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे, जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग कर दिया गया, यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी गई थी, चेंज कर दी गई थी। किसी की बाउंड्री चेंज कर दी, किसी का स्टेट का नाम ही चेंज कर दिया। तो ये जो टास्क था ना, ये बहुत ही मुश्किल टास्क था, ये इजीली नहीं हो पाया था। अब क्योंकि हमारी कंट्री डाइवर्स थी तो हर एक चीज़ को हमने ध्यान में रखना था, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, फिर यहाँ पर एथनिसिटी, यानी कि जो हमारा यहाँ पे जातीय विभाजन था। जातीय का मतलब समझते हो कि जाति के अकॉर्डिंग या भाषा के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा हमारा यहाँ पर देखना था कि भी यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। तो हर एक चीज़ को यहाँ रिस्पेक्ट देते हुए हमें ये टास्क पूरा करना था, और इसके लिए बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है, ऐसे ही इसके अंदर स्टेट्स आते हैं। अब यहाँ डिमांड उठी कि भी जो लैंग्वेज है या लिंग्विस्टिक है उसके आधार पर हमें क्या करना है, मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं उसको हमें फॉर्म करना है। तो जब ये कंडीशन आई तो हमारे जो लीडर्स थे वो डर गए और उनको लगने लगा कि जो हमारा ये मतलब फॉर्मेशन है, यानी स्टेट्स बनाने का, या जो हम बाउंड्रीज़ को मर्ज कर रहे हैं या फिर स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, या फिर हम अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हम जो स्टेट बना रहे हैं, उससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये कंट्री है, हमारा जो देश है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि बिखर जाएगा। तो इसके चलते जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो स्टेट थे उनको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया, यानी कि जो फॉर्मेशन थी ना उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया। और इससे हमारा जो ये एक्सपीरियंस था वो यही अच्छा निकल के आया, और हमने ये जो फॉर्मेशन थी, यानी कि जो स्टेट फॉर्मेशन थी, एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। जो हमने थोड़ी देर के लिए इसको रोका और बाद में जो कंडीशन थी कि भी हम भाषा के आधार पर जो स्टेट्स हैं वो बनाएंगे, तो इससे क्या हुआ कि हमने जो भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाए ना, उसकी वजह से जो हमारा कंट्री थी एक मजबूत कंट्री बनी। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारा ये जो
एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफ़ी इजी हो गया, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन इजी होने का मतलब क्या है कि हमने उसी लैंग्वेज के अंदर हमने क्या किया, अपना रूल किया, यानी कि अपनी रूल्स बनाए या फिर रेगुलेशंस बनाए, तो वो काम क्या होता है, इजी हो जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि भाषा नीति। अगर हम देखें कि जो इंडिया था उसके सामने सेकंड जो टारगेट था वो था लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि भाषा नीति। अब देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखो हिंदी को एक जो भाषा है, किसी भी भाषा को है ना, ये नहीं कहा गया है कि वो नेशनल लैंग्वेज है। हमारी जो हिंदी है उसको आइडेंटिफाइड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि उसको राजभाषा माना गया है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हिंदी है मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। तो 40% यानी कि जितने भी इंडिया के लोग हैं उनकी 40% हमारे जो इंडियंस हैं उनकी ये मदर टंग है, यानी कि मातृभाषा बोलते हैं जिसको। तो इसके साथ साथ जो दूसरी लैंग्वेज है यानी कि भाषा है उनको भी प्रोटेक्ट या सेव किया गया, ठीक है। तो इसके अलावा जो हिंदी है, हिंदी के अलावा बहुत सारी जो लैंग्वेज है यानी 21 लैंग्वेज हैं, उन भाषाओं को भी यहाँ पर जो शेड्यूल लैंग्वेज है यानी कि जो भाषा की एक लिस्ट बनाई गई है उसके अंदर इनको भी इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया गया है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, अब मान लो कोई आदमी है जैसे मैं हूँ या कोई और है, अगर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगी कि इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मान लो मैं महाराष्ट्र की हूँ तो महाराष्ट्र की तो मैं मराठी लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं तमिलनाडु की हूँ तो तमिल यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ कि बहुत सारी जो लैंग्वेज 21 लैंग्वेज को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है अनुसूचित जो लैंग्वेज है यानी कि जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स होती हैं उसके अंदर में किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करके वहाँ की जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसको एज ए ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेट्स थे उन्होंने उनकी अपनी अपनी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है कि जो जिस लैंग्वेज में मोस्टली क्या होता है काम होता है, तो जो हर स्टेट है उसकी अपनी जो काम करने की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर ये काम करते हैं, राजभाषा बोलते हैं इसको हिंदी में। अब आ जाता है अनलाइक श्रीलंका द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री एडॉप्टेड अ वेरी क्वेश्चंस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी। अब देखो श्रीलंका में इसके ठीक बिल्कुल उल्टा हुआ था कि जो हमारी जो कंट्री थी उसके जो लीडर्स थे उन्होंने हिंदी का जो यूज़ था उसको इम्पोर्टेंट, अगर मान लो ये कह सकते हो कि जो यानी कि हिंदी का जो यूज़ था ना उसको बढ़ावा दे देते। तो इसमें बड़े ही उन्होंने बढ़ावा देने में बहुत ही ये कह सकते हो कि यानी कि जो स्प्रेड करना था ना हिंदी को उसके अंदर बहुत सही तरीके से इन्होंने बिहेव किया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार अगर हम कहें तो जो हमारा जितने भी ऑफिशियल पर्पज़ हैं इंग्लिश उसके लिए यूज़ की जाती है, लेकिन 1965 में जो अंग्रेजी थी यानी कि इंग्लिश थी उसका यूज़ हो जाना बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हिंदी नहीं जानते थे, मान लो फॉर एग्जांपल अगर अपना ये स्टेट है हरियाणा स्टेट है और इसके अंदर अगर हम मराठी लगा दें या कन्नड़ लगा दें या उड़िया लगा दें तो हमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो इसी टाइप से बहुत सारे जो जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी उन स्टेट्स ने डिमांड करी कि जो अंग्रेजी भाषा है यानी कि जो इंग्लिश का यूज़ है उसको कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। जैसे कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने इसमें काफ़ी मतलब एग्रेसिव हो गए थे इस डिमांड को लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको भी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज को
चूज़ करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन कैसे किया गया। अब बहुत सारे लोग ये समझते थे कि जो अंग्रेजी भाषा है, जो यानी कि इंग्लिश भाषा है, वो सिर्फ एलीट लोगों के लिए, यानी कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को इस चीज़ का मतलब बेनिफिट होगा। तो इस टाइप से जो हिंदी थी उसको, जो हमारी गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ उसको बढ़ाने के लिए, उसको मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई। और पॉलिसी बनाने का मतलब ये नहीं कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उन स्टेट्स पे भी हिंदी को थोप देगी, यानी कि लागू कर देगी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, यानी कि दूसरे लोग रहते हैं, यानी कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस टाइप से जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीला रूप अपनाया, फ्लेक्सिबिलिटी का रूप अपनाया, और जैसे श्रीलंका में कंडीशन हुई थी उस कंडीशन को अवॉइड करने से बच गए थे, यानी कि ये सिचुएशन वहाँ पर आने से पहले ही चेंज हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। केंद्र और राज्य के कैसे संबंध थे। अब देखो यहाँ पर जो सेंटर है और स्टेट है, इनके जो रिलेशंस थे इनके अंदर काफ़ी चेंज आता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि फॉर लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ स्टेट्स। तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे यहाँ पर एक ही पार्टी जो सेंटर में भी थी और मोस्टली जो स्टेट्स थे उसके अंदर भी था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको नेक्स्ट एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड न्यूमरस फेडरल यूनिट्स, यानी कि जो यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हो कि जो उनके खुद के मतलब जो फेडरलिज्म था, क्योंकि जो ये छोटा ग्रुप था तो इसके अंदर यहाँ पर जो अपने अधिकार थे वो अपना यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है ना, क्योंकि जब स्टेट और सेंटर में जब अलग अलग मतलब जो सरकारें बनेंगी या फिर गवर्नमेंट बनेगी तो उससे क्या होगा कि जो टकराव की सिचुएशन है वो बनेगी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें बंगाल और पंजाब या राजस्थान जैसे स्टेट्स की, तो यहाँ पर जो सेंटर है उसमें अलग है और जो स्टेट्स हैं उसके अंदर अलग हैं। तो क्या करेगा कि भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट जिनके अंदर दूसरी स्टेट्स हैं, जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके अंदर जो दूसरी गवर्नमेंट है उनके जो राइट्स हैं उनको वो क्या कर देगा, अनदेखा कर देगा, यानी कि उसको ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो उस टाइम क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये कह सकते हो कि जो राइट्स होते हैं उनका मिसयूज़ करके जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यानी कि जो रिबेल पार्टीज़ थी जैसे कि अपोजिशन पार्टी, जैसे कि मान लो स्टेट में कांग्रेस है और सेंटर में बीजेपी है, तो यहाँ पर क्या करेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स मिले हुए हैं उनका वो मिसयूज़ करेगी, और जो रिबेल पार्टीज़ है यानी कि जो विपक्षी दल हैं उनकी जो गवर्नमेंट होती थी उनको क्या करती थी, कंट्रोल में ले लेती थी, या फिर उसको ये कह सकते हो एक तरह से भंग कर सकती थी, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश करती थी। तो इस टाइप से क्या होता था कि ये जो फेडरलिज्म था वो अनडिटरमाइंड स्पिरिट था, यानी कि जो ये कह सकते हो कि जो हमारी भावना थी ना, संघवाद की जो भावना है, यानी कि जो फेडरलिज्म की जो भावना है उसके ये अपोजिट काम करती थी। अब यही सिचुएशन 1990 में हुई। अब ये जो सिचुएशन थी इसमें काफ़ी चेंज आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत लंबे टाइम तक जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी यहाँ पर शुरू हो गई, यानी कि जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो हरियाणा में थी जैसे कि इनेलो वगैरह इस टाइप से। तो जो क्षेत्रीय यानी कि फिर रीजनल पार्टीज़ थी उनका फॉर्मेशन होने शुरू हो गया, और यहीं पर अब ये कह सकते हो कि कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन सरकार, यानी कि
कई पार्टीज को मिलाना एक साथ, ठीक है, एक साथ कई पार्टी को मिलाना। अब ये क्यों होता है, कई पार्टियां क्यों मिलाई जाती हैं? क्योंकि जब किसी भी पार्टी को अगर सही तरीके से ये कहें कि भी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है, जैसे कि जो लोकसभा था उसके अंदर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी में क्लियरेंस नहीं मिली थी, यानी कि क्लियर बहुमत नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि अलायंस किया गया था। अलायंस का मतलब है मिलाया गया था। बहुत सारी जो लोकल पार्टीज़ थी, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल जो पार्टीज़ थी, उनको मिलाकर यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई गई थी, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई थी। मेन क्या होता है, मेन इसमें क्या होता है कि हर पार्टी अपना बेनिफिट देखती है कि भी उनकी रूल्स पूरे किए जा रहे हैं या डिमांड पूरी की जा रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ही कह सकते हो कि उस टाइम पे एक तरह से ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा फैसला था जो उस टाइम लिया, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने मनमाने ढंग से उसको मतलब डिसमिस कर देते थे, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर निगरानी रखी गई, कंट्रोल किया गया। और अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ये सब काम ईजिली नहीं कर सकती थी। ये दो कार्टून दे रखे हैं, इसके अंदर आप देखोगे कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट्स का, जैसे कि इसमें दे रखा है, पहला केरला है, उसके बाद मेरे ख्याल से हरियाणा है, और फिर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, और फिर लास्ट में देखो बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि क्या है कि सारे डिपेंड हैं किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और इसी टाइप से नीचे देखो कॉलिजन गवर्नमेंट, जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो गवर्नमेंट है कॉलिजन गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक इसमें देखिए यहाँ 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 ये सब क्या है, अलग अलग पार्टीज़ के हैं, और जो लीडर बैठा है उसके लिए काफ़ी ये कह सकते हो कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम में, यानी कि कॉलिजन गवर्नमेंट गठबंधन सरकार का नेता बनना। ठीक है, देखो आप देख रहे हो कि इसके पसीने छूटे हुए हैं कार्टून में, और ये एक जलती हुई मतलब ज्वाला सी दिखा रखी है, जो लो दिखा रखी है, तो कहने का मतलब है कि एक जलती हुई लो है जो कि सभी को इकट्ठा रख पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है।